प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट सिविक्स के तहत जो हमारा पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, पाठ के अंतर्गत द्विध्रुवीयता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो द्विध्रुवीयता कहते किसे हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1991 तक की विश्व व्यवस्था को द्विध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। द्विध्रुवीय व्यवस्था ऐसी विश्व व्यवस्था है जिसमें विश्व स्तर पर दो महाशक्तियों का अस्तित्व होता है तथा दोनों महाशक्तियां विश्व स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती हैं। इस काल में अमेरिका तथा सोवियत संघ विश्व की दो महाशक्तियों के रूप में उभरे थे। दोनों के मध्य अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता, तनाव तथा संघर्ष की स्थिति बन गई थी। दोनों ने अपने प्रभाव व वर्चस्व को बढ़ाने के लिए सैनिक गठबंधनों की स्थापना की थी तथा अपने गुटों का विस्तार करने के लिए दूसरे देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया था। इस स्थिति को विद्वानों द्वारा द्विध्रुवीयता का नाम दिया गया। यानी द्विध्रुवीयता कहते किसे कह रहा? 1900 यानी जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो शीत युद्ध का दौर चालू हो जाता है। और शीत युद्ध के दौरान ही शीत युद्ध किन देशों के बीच में स्टार्ट होता है? तो शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच में स्टार्ट होता है। एक होता है आपका USA और दूसरा हमारा है SSR यानी सोवियत संघ रूस, SSR। इन दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध का प्रारंभ हो जाता है और संपूर्ण विश्व इन्हीं के नेतृत्व में बंट जाता है। एक तरफ अमेरिका अपनी पावर बढ़ाने के लिए तमाम तरह के सैन्य संगठनों की स्थापना करता है, तो जवाब में सोवियत संघ रूस भी सैन्य संगठन बनाता है और विश्व के तमाम देशों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। तो ये जो एक परिस्थिति उत्पन्न होती है इसे ही हम द्विध्रुवीयता कहते हैं। इसके विपरीत एक ध्रुवीय व्यवस्था एक ऐसी विश्व व्यवस्था है जिसमें किसी एक महाशक्ति का विश्व स्तर पर वर्चस्व होता है। सीधी सी बात है, दो ध्रुवीयता माने दो ध्रुवों में बंटना और एक ध्रुवीयता माने एक जो है एक गुट का समाप्त होना और सिर्फ एक ही गुट जो है पावरफुल रहना। यानी जब संपूर्ण विश्व में सिर्फ एक महाशक्ति का वर्चस्व कायम हो, ऐसी परिस्थिति को, ऐसी दशा को हम जो है एक ध्रुवीय व्यवस्था कहेंगे। जैसे कि 1991 में जब सोवियत संघ रूस का विघटन हो जाता है तो पूरे विश्व में सिर्फ एक महाशक्ति बचती है और वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका बचता है और उस समय के दौर को हम क्या कहेंगे? एक ध्रुवीय व्यवस्था कहेंगे। कह रहा कि इस तरह की व्यवस्था का सूत्रपात 1991 में सोवियत संघ के विघटन तथा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद माना जाता है, जब विश्व में अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति के रूप में सामने आया। 1991 के बाद की विश्व व्यवस्था को विद्वानों ने एक ध्रुवीय व्यवस्था की संज्ञा दी है। अगर हम बात करें उपरोक्त जो दोनों तरह की व्यवस्थाओं से भिन्न अगर व्यवस्था की बात करें तो वो बहुध्रुवीय व्यवस्था की धारणा है, जिसमें विश्व में शक्ति के दो से अधिक केंद्र होते हैं। 21वीं शताब्दी के आरंभ में यद्यपि अमेरिका का प्रभाव बना हुआ है, लेकिन विश्व क्षितिज पर शक्ति के नए केंद्रों का विकास भी तेज़ी से हो रहा है। इनमें चीन, भारत,
अगर बात करें बहुध्रुवीयता की, बहुध्रुवीय व्यवस्था की, तो कह रहा है 21वीं शताब्दी में वैसे तो अमेरिका पावरफुल था ही, लेकिन उसके समानांतर कुछ और महाशक्तियाँ जो है उभर रही थी। उन महाशक्तियों में अगर हम बात करें तो एक आपका चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और साथ में रूस जैसे देश हैं, जिनकी गणना विश्व की उभरती हुई शक्तियों में की जा रही है। ऐसी स्थिति को अगर हम कहें कौन सी व्यवस्था होगी, तो ऐसी स्थिति को बहुध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। सैनिक गठबंधनों की नीति। द्विध्रुवीयता की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति गठबंधनों की राजनीति है। दोनों गुटों ने अपने गुट के सदस्यों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए तथा अपने प्रभाव में वृद्धि करने हेतु सैनिक गठबंधनों की स्थापना की नीति अपनाई। इसके अंतर्गत नाटो, इसके अंतर्गत कौन कौन है? एक तो आपका ये नाटो हो गया, ये नाटो हो गया, वार्सा पैक्ट हो गया, सीटो हो गया, सेंटो हो गया। क्या कह रहा है? सैनिक गठबंधनों की नीति। द्विध्रुवीयता की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति गठबंधनों की राजनीति है। दोनों गुटों ने अपने गुट के सदस्यों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए तथा अपने प्रभाव में वृद्धि करने हेतु सैनिक गठबंधनों की स्थापना की नीति को अपनाया और इसके अंतर्गत नाटो, वार्सा पैक्ट, सीटो, सेंटो, अंजुस संधि आदि सैन्य गठबंधनों की स्थापना की गई। इन सैन्य संगठनों या इन सैन्य गठबंधनों की संधि में इस बात का उल्लेख किया गया था कि यदि किसी एक सदस्य देश पर बाह्य आक्रमण होता है तो वह सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा तथा सभी देश उसका मिलकर मुकाबला करेंगे। अमेरिका तथा उसके पश्चिमी सहयोगी देशों का मुख्य संगठन नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी अगर हम बात करें स्थापना की, यानी नाटो की स्थापना कब की गई, तो नाटो की स्थापना कब की गई, तो 4 अप्रैल नाटो NATO नाटो स्थापना कब की गई? अगर मैं बात करूं स्थापना तो 4 अप्रैल 1949 नाटो की स्थापना कब की गई? तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और नाटो में कहा गया है कि यदि किसी एक देश के विरुद्ध कोई बाह्य सैनिक आक्रमण होता है तो वह सभी सदस्य देशों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण माना जाएगा तथा सभी सदस्य देश उस आक्रमण का एक साथ सामना करेंगे। इस संगठन की स्थापना में शीत युद्ध में तेजी आई तथा साम्यवादी देशों ने अपनी सैनिक गुटबंदी को मजबूत किया। 1991 ईस्वी में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी नाटो का अस्तित्व बना हुआ है, बल्कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद नाटो का विस्तार पूर्वी यूरोप के देशों में भी किया जा रहा है। ताज़ा उदाहरण की अगर बात करें तो आज जो रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा वो सिर्फ नाटो के कारण है, क्योंकि रसिया को डर लग रहा है कि यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बन जाएगा तो जो पश्चिमी देश हैं उनकी पहुंच रसिया तक हो जाएगी। इसी
डर के मारे उसने जो है यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से पहले ही उस पर हमला कर देता है। वर्तमान में नाटो के सदस्यों की बात करें, सदस्य देशों की बात करें तो इस समय नाटो में टोटल 29 सदस्य देश हैं। रूस पूर्वी यूरोप में नाटो के विस्तार को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है तथा इस विस्तार का विरोध भी करता है। वहीं सोवियत संघ तथा उसके पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों ने 1955 में वार्सा नामक जो सैन्य संगठन की स्थापना की। इसे वार्सा पैक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मुख्यालय पोलैंड की राजधानी वार्सा में है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 1992 में वार्सा संधि संगठन को भंग कर दिया गया था। कुल मिलाकर पश्चिमी यूरोप जहां अमेरिका के प्रभाव में था, वहीं पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के प्रभाव में था। सैनिक गठबंधनों की स्थापना केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं थी, वरन पश्चिमी गुट द्वारा इनका विस्तार प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा अन्य क्षेत्रों में भी किया गया। 1991 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड द्वारा, कब 1951 1951 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड द्वारा अंजुस संधि का गठन किया गया। अंजुस संधि का गठन कब किया गया? 1951 में। कौन कौन देशों ने? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड द्वारा। ये अभी भी अस्तित्व में है। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों जैसे कंबोडिया, लाओस, वियतनाम आदि को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकने के लिए 8 सितंबर 1954 को सीटो यानी साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सैनिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। मध्य एशिया में पश्चिमी प्रभाव को मजबूत करने के लिए 1955 में सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नामक सैनिक संधि संगठन की स्थापना की गई। इराक की राजधानी बगदाद में सेंटो की स्थापना होने के कारण इसे बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान भी सेंटो का सदस्य था। सीटो तथा सेंटो दोनों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इन सैनिक गठबंधनों से वैश्विक सुरक्षा के स्थान पर असुरक्षा व तनाव को बढ़ावा मिला। आप कह सकते हैं कि भाई जो इन सैन्य संगठनों में के जो सदस्य देश है, एक तरफ तो उनको सुरक्षा मिलती है और दूसरी तरफ जो इसके गैर सदस्य देश हैं उनमें जो है हमेशा डर, भय, असुरक्षा का माहौल बना रहता है। इस कारण से विश्व में असुरक्षा व तनाव को बढ़ावा ही मिला है। और दो ध्रुवीयता के कारण जो है जब कर शस्त्रों की दौड़ में तेजी। शीत युद्ध के दौरान दोनों गुट अपने शक्ति व प्रभाव में वृद्धि के लिए शस्त्रों की दौड़ में संलग्न हुए। इससे न केवल परंपरागत शस्त्रों वरन आणविक शस्त्रों में तेजी से वृद्धि हुई। 1945 में केवल अमेरिका ही परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र था, लेकिन 1.5 दशक के अंदर 4 अन्य देश जिसमें सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गए थे। सोवियत संघ ने अगस्त 1949 में ही परमाणु परीक्षण कर लिया था। ब्रिटेन ने 1952 में, फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस 1960 में तथा चीन ने 1964 में परमाणु परीक्षण कर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र का दर्जा प्राप्त कर लिया। परमाणु हथियारों के विस्तार पर रोक लगाने के लिए महाशक्तियों तथा अन्य देशों ने
1963 में आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि यानी पीटीबीटी यानी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी तथा 1968 में परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटीटी पर हस्ताक्षर किए। फिर भी परमाणु परीक्षणों तथा परमाणु हथियारों का विस्तार नहीं रुका। धीरे धीरे अन्य कतिपय देशों ने भी परमाणु हथियारों की क्षमता प्राप्त कर ली। भारत ने 1974 में, इजराइल ने 1979 में, पाकिस्तान ने 1998 में तथा उत्तर कोरिया ने 2006 में परमाणु हथियारों की क्षमता अर्जित कर ली थी। शस्त्रों की दौड़ शीत युद्ध की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। शस्त्रों की दौड़ के कारण देशों की संहारक क्षमता में बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही आर्थिक संसाधनों को विकास की बजाय सैन्य कार्यों में लगाया गया। थैंक यू।